हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं। उसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। हर प्रश्न के साथ कुछ अतिरिक्त तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? किसने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया है? कौन ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया है? ऑप्शन में देखें, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, एमजी रनाडे या एनी बेसेंट। तो कौन है इनमें से? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये पश्चिम बंगाल में बनवे इस जन्मे ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया है। और इन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग के समय यह पारित हुआ था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी? ईश्वरचंद विद्यासागर की। इसके अलावा अन्य ऑप्शन में देखें, राजा राम मोहन राय, ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। एमजी रनाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। एनी बेसेंट, ये पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। तो ये फैक्ट भी याद रखिए, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें एनी बेसेंट पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। इसकी लिपि कौन सी है? ऑप्शन में देखिए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, तमिल लिपि या अज्ञात। तो इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। लिखी तो गई है, पढ़ी नहीं गई है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल माना जाता है वो क्या है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये एक नगरी सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन है? आर्यों को, जो आर्य आए थे भारत में, वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इनका आगमन कहां से हुआ था? मध्य एशिया से। और इनको एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन है? कौन है? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम। तो कौन है? ये मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन था मैक्स मूलर था। आर्य भारत में कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में जो आए थे वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो ये आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इनकी प्राचीनतम बस्ती को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, और इनकी भाषा मुख्य रूप से क्या थी? संस्कृत थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तुलसीदास, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या गुरु नानक। तो किसने प्रतिपादित किया है? ये कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है। डिटेल देख लेते हैं। चाणक्य, कौटिल्य जिनका अन्य नाम है, सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित थे। इनके ही सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र, जो एक राजनीतिक अर्थशास्त्र थी। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिग्रहण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण मिलते हैं। यही पुस्तक है जिसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जिसमें स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, जनपद को भूमि और प्रजा, दुर्ग किला, कोष खनाजा, दंड सेना और मित्र सहयोगी, ये 7 जो इन्होंने एक राज्य में होने चाहिए सप्तांग सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? लॉर्ड मैकाले, ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित शिक्षा पद्धति थी और ये कब लागू हुई थी? ये 1835 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1835 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैकाले की शैक्षणिक नीतियों को पहली बार 1835 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1835 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। किस नाम से पारित किया था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को। मैकाले ने अपनी शैक्षणिक नीतियों में भारतीय शिक्षा पर मिनट, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किस शीर्षक से इन्होंने प्रस्तुत किया था? भारतीय शिक्षा पर मिनट। इसको नोट कर लीजिए। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच का जो घोषणा पत्र था 1854 में आया था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच का जो घोषणा पत्र है 1854 में आया था, उसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अलावा एक हंटर कमीशन आया था 1882-1883 में। ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। तो ये एक सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सिकंदरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा है? सिकंदरा, ये नाम सुना होगा। किस मुगल सम्राट का मकबरा है? यहां पे ऑप्शन में देखें, बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो किसका मकबरा है? इसमें अकबर का। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में, ये उत्तर प्रदेश में है। बाबर का मकबरा कहां है? तो काबुल में, अफगानिस्तान। अकबर का सिकंदरा। शाहजहां का मकबरा कहां है? ताजमहल, आगरा। हुमायूं का कहां है? नई दिल्ली। डिटेल देख लेते हैं। ये मुगल सम्राट के जितने महत्वपूर्ण मकबरे हैं उनको देख लेते हैं। बाबर का कहां है? काबुल, अफगानिस्तान। हुमायूं का नई दिल्ली, भारत में। अकबर का सिकंदरा, उत्तर प्रदेश, जो प्रश्न में पूछा गया है। जहांगीर का कहां है? तो लाहौर, पाकिस्तान में। शाहजहां का ताजमहल, आगरा में। और औरंगजेब का कहां है? तो अहमदनगर में स्थित है। इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? भारत की कैपिटल पहले क्या होती थी? कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और यह कब स्थानांतरित की गई थी? यहां पे ऑप्शन में देखें, 1857, 1905, 1911 या 1931। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उन्होंने इसी दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है। यदि पूछे घोषणा कब की थी, तो यह कब की थी? 1911 में, दिल्ली दरबार के समय, जॉर्ज पंचम द्वारा। और यदि पूछा जाए स्थानांतरित कब की गई थी, तो ये 1912 में की गई थी। यहां पे ऑप्शन में 1912 नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी वो 12 दिसंबर 2011 में की गई थी। सॉरी, 2011 ऑप्शन गलत है, 1911 में की गई थी, ये सुधार लीजिएगा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय। घोषणा के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थी। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1912। कब की गई थी? 1912 को। 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कब घोषणा की गई थी? 1911 में। और स्थानांतरित कब की गई थी? 1912 में। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट बुक है, ये सल्तनत कालीन बुक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? यहां पे ऑप्शन में देखिए, फिरदौसी, इनकी एक पुस्तक है शाहनामा। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा। इब्न बतूता, ये कि इसकी पुस्तक कौन सी है? रेहला। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? रेहला। अल बरूनी जो हैं, इनके द्वारा किताबुल हिंद या तहकीक हिंद ये लिखी गई है। ये फारसी भाषा में लिखी गई है।
इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण जो सल्तनत कालीन पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। फुरदौसी द्वारा लिखी शाहनामा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इब्न बतूता, रेहला, अल बरूनी किताबुल हिंद, तहकीक हिंद के नाम से जाना जाता है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सी है, तो तारीख ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फुतू तुगलकनामा। मिनहाज ए सिराज द्वारा तबकात ए नासरी। उलबी के द्वारा किताबुल यामिनी और मलाधर बसु के द्वारा श्री कृष्ण विजय। ये सल्तनत कालीन पुस्तकें हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या खुदीराम बोस? तो कौन है ये? भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। इन्हें 23 मार्च 1931 सैंडर्स की हत्या में संतृप्त होने के कारण भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। ये डेट भी याद रखें, 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दे दी गई थी और इन्हें शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उपाधि, राजा की उपाधि किसे मिली थी? राजा राम मोहन राय को। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा, ये उपाधि महात्मा गांधी की है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक और नेताजी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। सरदार किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ये उपनाम हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनमें से प्रश्न बनते रहते हैं। स्थायी बंदोबस्त की एक विशेषता थी। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट की क्या विशेषता रही है? ऑप्शन में देख लें, जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली या कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? ये जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी समझौता था। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। मकसद इसका क्या था? उद्देश्य इसका क्या था? इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करना। और इसमें जो हिस्सा हुआ करता था, भू राजस्व जितना भी कलेक्शन होता था उसमें 10/11 भाग किसका होता था? अंग्रेजों का। और 1/11वां भाग किसका होता था? जमींदारों का। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है कि प्राचीन काल में ऐसी कौन सी नदी है जिसके दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है? ये मगध वाला क्षेत्र है। ये 16 महाजनपद जो थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उसमें सबसे समृद्धशाली मगध साम्राज्य होता था। और ये किस नदी के दक्षिण में था? यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ये गंगा नदी के दक्षिण में। गंगा नदी और सोन नदी के मुहाने पे स्थित ये मगध साम्राज्य था, जिसे प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और ये किस नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मगध सबसे समृद्धशाली क्षेत्र होता था, सबसे समृद्धशाली जनपद था। और इसको वर्तमान में बिहार, जो पटना वाला क्षेत्र है, वहां से हम संबंधित मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? ऐसा कौन सा यात्री है जो विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला सर्वप्रथम यात्री था? कौन था? कैप्टन कुक, मार्को पोलो, वास्को डी गामा या फर्डिनेंड मैगलेन? कौन था? ये फर्डिनेंड मैगलेन, जिसने विश्व का प्रथम बार चक्कर लगाया था। डिटेल देख लेते हैं। पुर्तगाली खोज करता था फर्डिनेंड मैगलेन, जिन्होंने साल 1519 से लेकर 1522, इस सन को भी याद रखिए, 1519 से 1522 के बीच में स्पेन के अभियान की योजना बनाकर उसका नेतृत्व करके इन्हें समुद्री रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाया था। तो कब लगाया था? 1519 से लेकर 1522 में। और इसने ही प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर रखा था।
प्रशांत महासागर शांत होने के कारण, गहरा होने के कारण इसे प्रशांत महासागर की उपमा दी थी। ये प्रशांत महासागर का नामकरण किया था किसके द्वारा? फर्डिनेंड मैगलन के द्वारा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? प्राचीन काल में जो 6 दर्शन हुआ करते थे उसमें न्याय दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन था। इसके संस्थापक कौन है? कपिल, जैमिनी, गौतम या कणाद? कौन है? ये गौतम ऋषि हैं। डिटेल देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि, योग दर्शन किससे? तो पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है। वैशेषिक जो है उड़ुत कलाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और वेदांत या उत्तर मीमांसा वाद नारायण। तो ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न बनते हैं, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 4 वेद हैं, उसमें कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में देखें, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, ऋग्वेद। तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद। ये प्राचीनतम, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये तीसरे मंडल में। इसके अलावा चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, और उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सामवेद आता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह भी प्रश्न बनता है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद, जिसमें गद्य और पद्य कर्मकांड प्रधान है, इसमें जो रचना मिलती है वो गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। उससे पहले जो रचनाएं हुई थी वो पद्य फॉर्म में हुई थी, इसमें गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं मिलती हैं। अथर्ववेद की बात कर लें तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए। कौन सा सम्राट स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? कौन सा सम्राट है जो स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था? अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का प्रतापी महान प्रशासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। देख लेते हैं, खिलजी वंश का शक्तिशाली सम्राटों में से एक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर ए सानी या दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। दिल्ली को दार ए खलीफा या खलीफा के सीट के रूप में भी इसने घोषित कर रखा था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव कौन थे? दक्षिण भारत में एक तुलु वंश था। तुलु वंश के महान प्रशासक रहे हैं, जिन्होंने अनेकों युद्ध लड़े अपने खुद के नेतृत्व में और उन युद्धों को जीता था। उनके दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो कौन थे? ये 8 तेलुगु कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। और ये किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? कैलाशनाथ मंदिर जो है वो किस राजवंश द्वारा कराया गया था? ऑप्शन में देखें, कदम्ब राजवंश द्वारा, राष्ट्रकूट राजवंश, चोल राजवंश या चेर राजवंश। तो किसके द्वारा कराया गया था? ये राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश कृष्ण प्रथम शासक का भी नाम याद रखिए, कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था कैलाशनाथ मंदिर। ये कैलाशनाथ मंदिर की फोटो है, डिटेल देख लेते हैं। कैलाशनाथ मंदिर को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 756 ईस्वी से लेकर 773 ईस्वी में बनवाया था। ये मंदिर कहाँ है? ये वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। द्रविड़ शैली में बना एक हिंदू मंदिर है, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा किस व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आदि शंकराचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल या संत रामानुजाचार्य। तो कौन है इसमें से जिनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, 206 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की मूर्तियां हैं जिन्हें उपनाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो प्रश्न में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, 206 फीट ऊंचाई है इसकी। स्टैचू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे भड़ौच गुजरात में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ पीस के नाम से आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर को की प्रतिमा है जिन्हें स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा कर्नाटक में स्थित प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से भगवान शिव, ये राजस्थान में स्थित है, 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है जिन्हें स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पहचान है, इनमें से प्रश्न बन सकते हैं, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रश्न बन सकता है। यहां पे ऑप्शन में देखें ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योतिबा फूले। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। यहां पे प्रश्न में पूछा गया है अनहैप्पी इंडिया, तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन, इंडियन ओपिनियन लिखी गई है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन मिरर, जेम्स हिक्की द्वारा बंगाल गजट, राजेंद्र प्रसाद द्वारा सत्याग्रह एंड चंपारण और इंडिया डिवाइडेड पुस्तकें लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो किसके द्वारा दिया गया था? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो नारे हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। भारत छोड़ो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसके द्वारा दिया गया था? यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। सरफरोशी की तमन्ना, बिस्मिल, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। जनगण मन अधिनायक जय हो, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह द्वारा। सारे जहां से अच्छा, इकबाल द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है नारे, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू किया था उसमें दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? ऑप्शन में देखें 6 मार्च 1930, 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। तो इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे पूछा गया दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी, तो ये कौन सी डेट है? 12 मार्च 1930। कौन सी? 12 मार्च 1930। इसके 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 यहां पे दांडी नामक जगह पे महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 6 अप्रैल 1930, और यहां पे पूछा गया है दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी तो 12 मार्च 1930।
डिटेल देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से शुरू किया था। 24 दिन के उपरांत 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो कानून निर्माण पर ब्रिटिश एकाधिकार को निरस्त करना और पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाना। इस उद्देश्य से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पे नमक कानून तोड़कर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब की गई थी? यहां पे ऑप्शन में देखें, 1885, 1892, 1897 या 1900 में। तो कब की गई थी? 1897। कब की गई थी? 1897 में। यहां पे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। यंग बंग आंदोलन 1826 में हेनरी डेरोजियो द्वारा। वहाबी आंदोलन की शुरुआत 1820 में सैयद अहमद बरेवेली द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोपिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। और अखिल भारतीय किसान सभा की 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा। ये इनके संस्थापक हैं और ये संस्था और संगठन है, तो इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या मार्टिमर व्हीलर। तो किसे कहा जाता है? ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग ग्रुप था, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप था, उसमें इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 1024 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में या 812 ईस्वी में? तो कब किया था? ये 712 ईस्वी में किया था। और मोहम्मद बिन कासिम को ही प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। ये अरब आक्रमणकारी है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। डिटेल देख लेते हैं। भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ये अरब से आया था। इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और उस समय आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ये दाहिर था। ये भी नोट कर लीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष बने थे। यहां पे ऑप्शन में देखिए, हरिपुरा अधिवेशन ये 1938 में हुआ था, जिसमें पहली बार ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसके अगला अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहां पे पूछा गया है दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। हालांकि इन्होंने महात्मा गांधी से मतभेद के चलते इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस्तीफा देने के बाद ये कांग्रेस छोड़ दिए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बाद में 1943 से ये आजाद हिंद फौज की भी कमान संभाली थी। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।
धन्यवाद।